Hi, everybody. Very warm welcome to the channel. And I am your English educator, Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. So, in today's video, we are going to cover the chapter Discovering Toot. You can also pronounce it tut or toot or however it's a proper noun, so you can pronounce it anyway. बट ये जो चैप्टर है जिसको हम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं, एक ऐसा चैप्टर समझते हैं जिसको एग्ज़ाम में छोड़कर ही जाना है बिकॉज़ कौन इतने अतरंगी बड़े ही बड़ा-सा एकदम डिफ़िकल्ट सा चैप्टर पढ़ेगा। उस चैप्टर को आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही ईज़ी बना देने वाली हूँ एंड यू आर गोइंग टू लव दिस चैप्टर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, द एंटायर वीडियो टिल द एंड। Okay, so first of all let me tell you that this chapter should be read in 3 parts. Okay, तो अगर आप बस चैप्टर को उठाओगे और चैप्टर को उठाकर पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि या तो आप बोर हो जाने वाले हो फुल टू, या फिर आपको ऐसा फील होने वाला है कि यार ये मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, किसकी बात हो रही है, क्या हो रही है और ये सब कुछ नहीं। तो इसीलिए इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ो पहली बार। और वो पार्ट्स कहाँ से शुरू करने हैं मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले टूट की हिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, तो आप सबसे पहले टूट की हिस्ट्री पढ़ो। आप ये जानने की कोशिश करो कि ये आया कहाँ से, ठीक है, और क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको चैप्टर के अंदर एक ऐसा पार्ट देखने को मिलता है जहाँ पे टूट की हिस्ट्री के बारे में बताया है, टूट टट जो भी आप प्रोनाउंस करते हो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है, और वो वाले पार्ट से आप शुरू करो। तो वहां से आप शुरू करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी डेथ के बारे में पता चल जाएगा, और जब डेथ के बारे में पता चलेगा तो एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसके बाद में आप डेथ तक इसकी पहुंच गए। अब इसके बाद में आप 1922 में पहुंच जाओ। 1922 आपको चैप्टर के अंदर एक पार्ट देखने को मिलेगा 1922 से लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं, टूट की हिस्ट्री, डेथ एंड देन फिर एक पार्ट आता है 2005 में। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो हैं आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट है और इसी सीरीज में से पढ़ो। क्या होता है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, चैप्टर को एक बार के लिए ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं, तो उसे जैसे लिखा गया है, जैसे इस चैप्टर को बड़ी ब्यूटीफुली ए आर विलियम्स ने पूरी तरीके से 2005 से शुरू करके एंड बीच बीच में बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करके लिखा है। तो वो जब हम रीड करते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो वो ठीक रहता है, बट जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एग्जाम उसमें लिखना है, तो क्रोनोलॉजिकली अगर कोई स्टोरी सेट हो जाती है तो उसे याद करना आसान होता है। आई होप यू आर अग्रीइंग विथ मी। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू सेट द इंटायर स्टोरी क्रोनोलॉजिकली, ताकि आपको इट मेक सेंस इन योर माइंड कि ठीक है ये ऐसे मुझे याद करना है। ओके, सो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी में भी लेकर चलूंगी। ओके, तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक बहुत ही यंग किंग के बारे में है जिसका नाम टूट है। ओके, तो टूट एक ऐसी डायनेस्टी, एक ऐसे खानदान से आता है जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर है। इसके खानदान ने सालों साल तक इजिप्ट में राज किया। टूट के जो ग्रैंडपा है जिनका नाम है एमेनहॉटेप थर्ड, वो बहुत ही पावरफुल फरो थे। उन्होंने 40 सालों तक इजिप्ट में राज किया। उनके राज में लोग बहुत फले फूले, राज बहुत अच्छा, रेन उनका बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉपुलर भी थे, बहुत पावरफुल भी थे। फिर उसके बाद में टूट के पिताजी ने उनकी जगह ली, उन्होंने सिंहासन संभाला। टूट के पिता का नाम एमेनहॉटेप फोर्थ था, जैसे कि आप हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ते हो और इनफैक्ट आप बहुत जगह पढ़ते रहते हो, इसी तरीके से किंग्स के नाम रखे जाते थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे, है ना। तो उनका नाम एमेनहॉटेप फोर्थ था। अब जब उन्होंने अपना रेंज शुरू किया, अपना राज शुरू किया, तो एक बहुत ही वियर्ड रेंज शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने ना बहुत सारे बदलाव लाए। ठीक है, तो उन्होंने पूरे इजिप्ट में बहुत सारे बदलाव लाए। सबसे पहला बदलाव तो उन्होंने ये लाया कि अपना नाम जो है उन्होंने बदल दिया। अपना नाम उन्होंने एमेनहॉटेप से क्या चेंज करके क्या कर दिया, अखैन्टेन। अखैन्टेन अपना नाम चेंज करके रख दिया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं एटिन का पुजारी हूँ, मैं एटेन का पुजारी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम के अंदर ये हो। तो ठीक है, उन्होंने अपना गॉड जो है वो किसे मान लिया था, एटेन को मान लिया था। तो उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके क्या लिख दिया, अखैन्टेन। अब अपना नाम चेंज किया, अपनी वो पूजा किसकी बंद कर दी उन्होंने, आमुन की पूजा बंद कर दी।
आमुन की पूजा जो थी, ये ऐसा गॉड है जिनको सब लोग मानते थे इजिप्ट में। इनफैक्ट टूट के दादाजी भी इनको मानते थे। और उन्होंने क्या किया, टूट के पिताजी ने आमुन की पूजा बंद कर दी। ठीक है, एटन की पूजा सब जगह वो करवाने लग गए। अपना खुद का नाम भी अखैंटन रख लिया। एंड इनफैक्ट आमुन के जितने भी मंदिर थे, जो भी मूर्तियां थी, उन सबको तुड़ा दिया, नष्ट कर दिया और एटन को इस्टेब्लिश कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रिलीजियस कैपिटल भी चेंज कर, ठीक है, थीब्स जो रिलीजियस कैपिटल थी वो भी बदल दी। तो ये सारे बदलाव लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। तो कहते हैं कि टूट के पिताजी का जो टाइम था राज करने का, जो रेन करने का टाइम था, वो बहुत ही वियर्ड था। ओके, फिर उनकी मौत हो जाती है। अब जब उनकी मौत होती है तो सिंहासन पे एक बहुत ही मिस्टीरियस रूलर आ जाता है। एक ऐसा इंसान आ जाता है जो कि पता नहीं कहाँ से आया और कैसे चला गया। कुछ नहीं पता उसके बारे में, कहाँ से आया, कौन था और कैसे चला गया। अब यार इसके बारे में स्टोरी में भी ज्यादा नहीं बताया, तो हमें भी इतना ही ध्यान रखना है। फिर वो इंसान भी चला गया। अब जब वो चला जाता है तो अब गद्दी खाली हो गई। तो गद्दी पर बैठे टूट। टूट उस वक्त बहुत ही यंग थे, ठीक है, तो बहुत ही यंग थे। बट जैसे ही वो गद्दी पे बैठे, उन्होंने वापस रिस्टोरेशन किया, यानी कि उन्होंने सब कुछ वो किया जो कि उनके दादाजी ने किया था। वो वापस से आमुन को प्रे करने लग गए। उनका नाम टूटन खाटन को उन्होंने हटा दिया। मतलब जो उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था टूटन खाटन, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, उन्होंने अपना नाम रख दिया टूटन खामुन। ठीक है, तो वापस उन्होंने आमुन अपने नाम में जोड़ा। ठीक है, आमुन की प्रेयर करना शुरू किया, वर्शिप करना शुरू किया, फिर से स्टैब्लिश करवाया सब कुछ। जितना कुछ भी उनके पिताजी ने बदलाव लाया था, वो सारे बदलावों को उन्होंने रिवर्स किया। और रिवर्स करने के बाद बच्चों 9 साल तक राज किया। 9 साल तक राज किया। 9 years। 9 years तक उन्होंने राज किया और फिर उनकी अनएक्सपेक्टेडली मौत हो गई। पता नहीं कैसे। अभी तक मतलब ऐसा हो रहा था कि सब लोगों को लग रहा था कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई। इतने सारे सवाल थे सबके दिमाग में कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई। इनकी मौत हो चुकी। अब बच्चों जब इनकी मौत हुई थी तो कहा जाता है कि ये अभी भी एक टीनेजर थे। तो अभी भी एक टीनेजर थे, 9 साल तक राज किया था। तो सोचो कितने छोटे रहे होंगे जब इन्हें सिंहासन पर बिठाया गया होगा। तो इतनी छोटी उम्र के अंदर इन्होंने राज करना शुरू कर दिया था और फिर एकदम से एक दिन इनकी मौत हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि इजिप्ट में माना जाता है कि आप अपना, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं, कहते हैं यार थोड़े खर्चे कर लिया कर, थोड़ा दान पुण्य कर लिया कर, लोगों के साथ शेयर कर लिया कर, जैसे इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए। क्योंकि धरती पे रह जाना है सब कुछ। ये इतना सब कुछ जो है, पैसा वैसा क्या ऊपर लेके जाएगा अपने साथ में। पर इजिप्ट में माना जाता था कि सच में इंसान अपना पैसा, अपनी वेल्थ को ऊपर लेके जा सकता है अपने साथ में। इसीलिए जब टूट की मौत हुई तो उस टाइम पे उनको दफनाते वक्त ढेर सारा खजाना उनके साथ दफनाया गया। और ना तो सिर्फ खजाना उनके साथ दफनाया गया, उनके रोजमर्रा यानी डेली रिक्वायरमेंट्स की जो चीजें थी वो भी दफनाई गई। चाहे खाना हो, चाहे वाइन हो, चाहे अंडरगारमेंट्स हो, चाहे अंडरगारमेंट, चाहे रेजर, कुछ भी, वो सब कुछ दफनाया गया टूट के साथ में। तो उसे दफनाकर और एकदम से, ठीक है, अभी वो रेस्ट इन पीस, तो आराम से एकदम पीस में आराम से रेस्ट कर रहा है। उसे दफनाया भी वैली ऑफ किंग्स में गया था, तो जो किंग्स का कब्रिस्तान था वहां पर उसे दफनाया गया। अब टूट को मरे हुए 3,300 साल हो गए। कितने साल हो गए बच्चों? 3,300 साल। तो अब टूट को मरे हुए 3,300 साल हो गए। और अब क्या है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन वही आ रहा था। आर्कियोलॉजी के दिमाग में अभी भी वो क्वेश्चन आ रहा था कि आखिरकार टूट की मौत कैसे हुई। और अब तो उनके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा था कि टूट टीनेजर ही था। अगर उसकी मौत जब वो हुई थी तब वो टीनेजर ही था, तो उसने 9 साल कैसे राज किया? 9 साल राज कर लिया, ठीक है, और चेंजेस भी ला दिए, और टीनेज में उसकी मौत भी हो गई। तो अब वो ना तो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि उसकी मौत कैसे हुई थी, बट ये भी जानना चाहते थे कि उसकी मौत कब हुई थी, वो कितने साल का था जब उसकी मौत हुई। तो
3300 साल बाद यानी 1922 में जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को टूट का टूम्ब मिला। अभी तक सारे आर्कियोलॉजिस्ट टूट के हाथ धोकर पीछे पड़ रखे थे। सबको टूट का टूम्ब ढूंढना था, सबको ये जो रहस्य है इसके ऊपर से पर्दा उठाना था। बट आखिरकार 1922 में बहुत सारे वेस्टेड एफर्ट्स के बाद हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने टूट के टूम को ढूंढ निकाला। अब बच्चों ये जो टूट का टूम था, ये ऐसा तो नहीं था कि बस एक ऐसे मकबरा बना हुआ है और उसके अंदर बस टूट को दफनाया हुआ है। राजा था और इतना वेल्दी राजा था, रिचेस्ट रॉयल्स में इसका खजाना काउंट होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत मूरल्स बने हुए थे, पेंटिंग्स बनी हुई थी, ठीक है, और ढेर सारा खजाना था। इतना सारा खजाना कि हावर्ड कार्टर को इस खजाने को रिकॉर्ड करने में महीने लग गए। न जाने कितने महीने तक तो उसने सिर्फ लिस्ट बनाई कि कितना सब कुछ टूट के साथ मिला है। अब इसके बाद में आखिरकार हावर्ड कार्टर 3 नेस्टेड कॉफिन्स तक पहुंच गया। कॉफिन के अंदर कॉफिन के अंदर कॉफिन। अब उसने जब पहला कॉफिन खोला तो वहां पर मालाएं मिली। वो मालाएं ऐसे फूल और ऐसे पत्तियों की थी जो मार्च अप्रैल में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये था कि टूट की मौत मार्च या अप्रैल में हुई होगी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया था कि या तो इसकी मौत मार्च में हुई है या इसकी मौत अप्रैल में हुई है। अब इसके बाद में क्या होता है, वो वापस से फिर वो एक और कॉफिन खोलता है, वो ओपन करता है तो उसको मिलता है टूट का मम्मी। अब टूट के मम्मी को जैसे ही वो ढूंढ लेता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है। और वो प्रॉब्लम मालूम है क्या है? वो प्रॉब्लम है टूट के मम्मी के ऊपर लगा हुआ रेजिन। बच्चों, जब टूट को दफनाया जा रहा था तो उसे ममीफिकेशन के लिए उसके ऊपर एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस चिपकाया गया ताकि से वो सालों साल तक प्रिजर्व किया जा सके। अब वो जो सेमी लिक्विड एकदम चिपचिपा सब्सटेंस जो था, वो इतने सालों बाद सॉलिडिफाई हो गया। अब इससे मालूम है क्या हुआ? इससे टूट की बॉडी उसके गोल्डन कॉफिन के साथ अटैच हो गई। अब क्योंकि टूट की बॉडी उसके गोल्डन कॉफिन के साथ अटैच हो चुकी थी तो उसे अलग करना बड़ा ही मुश्किल था। पर मैम, अलग ही क्यों करना है? टूट की बॉडी को गोल्डन कॉफिन से अलग क्यों करना है? एग्जैक्टली हावर्ड कार्टर से भी यही सवाल पूछा गया। तो हावर्ड कार्टर ने बोला, आज तक ये जो टूम था इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब मेरी खोज के बाद सबको पता चल जाएगा, और जब सबको पता चल जाएगा तो चोर उचक्के यहाँ आने की कोशिश करेंगे। वो मूवीज नहीं देखते हो मम्मी वाली, वैसी वाली मूवीज में जैसा होता है ना, एग्जैक्टली वैसा। वो लोग यहाँ आने की कोशिश करेंगे और वो ये नहीं सोचेंगे कि ये टूट की मम्मी कितनी कीमती है हम लोगों के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए। वो सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे और खजाने की चाह में इस मम्मी को इधर उधर फेंक फाक के चले जाएंगे। हमें इसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए हावर्ड ने सोचा कि क्यों ना इस मम्मी को सेव करने के लिए इसे इस खजाने से अलग कर दिया जाए, ताकि अगर खजाना कोई लूटे तो भी लूटे, पर कम से कम टूट की बॉडी सलामत रहे। इसी वजह से उसने सोचा कि यार इसको अलग करना पड़ेगा, तो क्या करें। अब उसके दिमाग में आया कि रेजिन है, पिघल जाएगा। तो उस वक्त इजिप्ट में इतना खतरनाक टेम्परेचर था, 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इतने खतरनाक टेम्परेचर में उसने टूट की बॉडी को बाहर रख दिया। अब टूट की बॉडी पे इतनी भयंकर धूप पड़ी, पर उसके बावजूद वो रेजिन टस से मस ना हो, बिल्कुल भी नहीं पिघला। अब उसने सोचा करूं तो करूं क्या। फिर लिया उसने हथौड़ा और ठक 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 तोड़ दिया। टूट की बॉडी का एक एक पार्ट जो है तोड़ तोड़ के अलग कर। एक वुडन कॉफिन लाया, उस पे सैंड बिछाई और लगा दिया टूट की बॉडी को लाइन से। ये वही कॉफिन है जिसमें टूट आज रेस्ट करता है। अब इमेजिन करो कि टूट को उसके गोल्डन कॉफिन के अंदर इतने खजाने, इतनी सारी चीजों के साथ दफनाया गया था।
और बेचारे टूट की किस्मत में 3,300 साल बाद आया तो भी क्या आया, एक नॉर्मल सा वुडन कॉफिन। खैर कोई बात नहीं। तो अब वो वहां पर रेस्ट करता है। तो बच्चों, हावर्ड कार्टर ने तो अपना काम कर दिया, टूट की बॉडी को बचा लिया, उसके खजाने को रिकॉर्ड कर लिया। पर जब ये टूट की टूम की खोज हो चुकी है, तो अब बाकी सारे लोग भी कुछ ना कुछ तो खोजने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। तो 1922 के बाद में, मतलब लगभग 40 साल बाद, लगभग 40 साल, 40 से ज्यादा साल बाद, ये 40 जो है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है। लगभग 40 साल बाद 1968 में, 1968 की बात है बच्चों, जब एक एनाटॉमी प्रोफेसर जो है, उसे टूट के टूम में वो गया और उसने टूट की एक्सरेज निकाली। क्या बनाया? एक्सरे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं टूट का एक्सरे करूं। और जब उसने टूट का एक्सरे किया, तो उसके सामने एक बहुत ही चौंका देने वाला सच आया। और वो सच ये था कि टूट के चेस्ट एरिया में लगे हुए रेजिन के नीचे ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स तो मिसिंग है। तो उसने दुनिया को टूट के ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स के मिसिंग होने के बारे में बताया। अब बच्चों, ये बात हावर्ड कार्टर भी बता सकता था, पर क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि 1922 से लेके 1968 में साइंस में काफी बदलाव आ चुका था। साइंस काफी तरक्की कर चुका था, मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुका था, और ये फैक्ट निकालना ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काफी आसान हो चुका था। पर बच्चों, ना तो साइंस 1968 में रुका और ना आज रुका है, दिन भर दिन तरक्की करे ही जा रहा है। और इसी के बाद में 1968 में इतनी जानकारी हमें जब मिली, तब लोगों के अंदर और क्यूरियोसिटी जाग उठी। अब लोग और ज्यादा क्यूरियस हो गए थे हाउ और व्हेन जानने के लिए। अब लोग और ज्यादा जानना चाहते थे कि आखिरकार टूट की डेथ कैसे हुई और कब हुई। तो ऐसे में उन्हें लगा कि टूट सिर्फ अकेला मम्मी तो नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारी मम्मीज हो सकते हैं। इसीलिए 1968 के बाद 2003 के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई। ये जो रिपोर्ट थी, ये एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, जिस प्रोजेक्ट के साथ में हमें पता चलता है कि इजिप्ट के अंदर ऐसी 600 ममीज हैं, ऐसी 600 ममीज हैं। और यहाँ पर ये काउंटिंग एंड नहीं होती, इनफैक्ट काउंट और चलते जा रहा है और चलते जा रहा है ना। तो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट में हमें 600 ममीज के बारे में तो ऑलरेडी पता चल गया है। अब ये 600 ममीज के बारे में जब पता चल गया, तो अब आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम से ना क्यूरियस हो गई। क्योंकि बच्चों, एक टाइम ऐसा होता था जब आर्कियोलॉजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी ट्रेजर में, बट अब आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जिंदगी और मौत की सच्चाइयों के बारे में जानने में। और इसी वजह से बदलते टेक्नोलॉजी के साथ में, बदलते मेडिकल साइंस के साथ में, हमने भी क्या किया, सोचा कि क्यों ना ये 600 ममीज के बारे में और जाना जाए, जिंदगी की सच्चाइयां, मौत की सच्चाइयों के बारे में और जाना जाए। और इसीलिए 2005 में 2005 में सीटी स्कैन नाम की टेक्नोलॉजी की मदद से हमने हाउ और व्हेन जानने की कोशिश की टूट की मम्मी की। तो क्या टूट की मम्मी इकलौती मम्मी है जिसका सीटी स्कैन होना था? नहीं, ऐसा नहीं है। बट क्या टूट की मम्मी पहली मम्मी है जिसका सीटी स्कैन होना था? जी, बहुत सारी मम्मीज का सीटी स्कैन होना था ये जिंदगी की सच्चाइयां जानने के लिए। बट टूट की मम्मी वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज हैं जिसका हाउ और व्हेन जानना था हमें सीटी स्कैन नाम की टेक्नोलॉजी की मदद से। बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से तुम्हारा एनसीईआरटी में चैप्टर शुरू होता, तो वहां पे शुरू होता है इस पॉइंट से चैप्टर। तो ये पीछे का आपको पता नहीं होता है तो आप ये नहीं समझ पाते। तो मैम, ये सब कुछ आपने ऐसे ही बता दिया, ये चैप्टर में नहीं है क्या? है, पर आगे है। तो चैप्टर ना बड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, और फिर क्या होता है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली सेट नहीं है तो दिमाग में नहीं जाता। अब आगे समझते हैं। अब 2005 की बात है, सीटी स्कैन होना है। अब बच्चों, ये जो सीटी स्कैन है, इस सीटी स्कैन की जिम्मेदारी जाही नाम के एक इंसान को दी गई।
ताही नाम के एक इंसान को ये जिम्मेदारी दी गई जो कि रात भर सोया भी नहीं है सीटी स्कैन की वाले दिन, कि भाई पता नहीं कल कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, बस आराम से ये स्कैन हो जाए। तो ये पूरी रात नहीं सोया है और अब ये पहुंच गया है टूट के टूम में, जहां पर सिर्फ ये मौजूद नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं। कुछ टूरिस्ट हैं जो कि वहां पर खूबसूरत मूरल्स को देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, इतना सब कुछ इनग्रेव किया हुआ है दीवारों में। कुछ ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो कि हिस्ट्री बुक्स पढ़ रहे हैं, टूरिस्ट गाइड्स पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं टूट और टूट के परिवार के बारे में। और कुछ ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि बात कर रहे हैं टूट के कर्ज के बारे में। जी हाँ, टूट का कर्ज। क्या था टूट का कर्ज? टूट का कर्ज ये था कि जो कोई उसे नींद से जगाएगा, जो भी कोई उसे डिस्टर्ब करेगा, उस पे मौत का साया मंडराएगा। और ना तो सिर्फ इतना, अगर कोई ऑफ कोर्स किसी पे मौत नहीं भी आती है तो उसे जिंदगी भर का मिसफॉर्चून मिलेगा, यानी उसकी जिंदगी जो है, उसकी किस्मत पूरी लाइफ के लिए खराब हो जाएगी। अब लोग सोच रहे थे इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। और इतने में जाही ने टूट की मम्मी को देखा और देखकर एक कमेंट किया कि टूट की मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हार्वर्ड ने 1922 में जो किया था उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो हार्वर्ड ने 1922 में दो चीजें की थी। एक तो मम्मी को बाहर एकदम धधकती हुई धूप में रख दिया था, और दूसरा मम्मी को काट दिया। अब एनीवे इसके बाद में नाइट ऑफ द स्कैन आ जाता है, जब यहाँ पे टूट की मम्मी को उसके टूम से निकाला जाता है और एक लिफ्ट के जरिए स्कैनर तक, $1 मिलियन के स्कैनर तक पहुंचा दिया जाता है। अभी 20 मिनट भी नहीं होते हैं कितने में दो लोग भागकर आते हैं और कहते हैं कि $1 मिलियन का स्कैनर जो है वो खराब हो गया है, क्योंकि उसके कूलर फैन के अंदर सैंड फंस गई है। वो कुछ प्लास्टिक फैन लेकर जाते हैं और स्कैनर काम करने लगता है। थैंकफुली कुछ भी डेटा लूज नहीं होता है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद सारा का सारा जो भी उन्हें मटेरियल, जो भी उन्हें डेटा चाहिए था वो बन जाता है। सारे पिक्चर्स निकल जाते हैं, इतने क्लियर पिक्चर्स निकलते हैं जैसे मानो एनाटॉमी की क्लास में सब कुछ पढ़ाया जा रहा हो। जाही जैसे ही ये सब कुछ देखता है तो जाही खुश हो जाते हैं, कहते हैं थैंक गॉड, अब मैं चैन से सोऊंगा। फिर टूट की मम्मी को बहुत चंद घंटों के अंदर ही वापस उसके टूम में, जहां पर पुजारी जी ने उसे फ्यूनरल के टाइम पर लिटाया था, वहां लिटा दिया जाता है। अब जब ये सारे लोग यहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं तो मौसम बदल जाता है। अजीब सी हवा, अजीब सी ठंड, जैसे मानो मौत का साया हो यहाँ पे। एकदम वैसा, उतना ठंडा हो जाता है सब इन्वायरमेंट। ठीक है, एकदम से आप देखते हो ना, जैसे एकदम, क्योंकि रेगिस्तान में तो इतनी हवाएं हवाएं चल रही होती, एकदम अजीब सा मौसम हो जाता है। बहुत डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं और उसके साथ में थोड़े थोड़े तारे भी दिख रहे होते हैं, और टूट के टूम के जस्ट ऊपर एक कॉन्स्टलेशन बना होता है। कहते हैं डेथ के गॉड ऊपर बैठकर, ओसिरिस, ठीक है, डेथ के गॉड ऊपर बैठकर अपने बच्चे टूट का ख्याल रख रहे। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर इस चैप्टर को मास्टर करना है तो मैंने जैसे पढ़ाया है एग्जैक्टली वैसे ही इसे पढ़ना। अगर ऐसे ही इसे पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है, अगर ऐसे ही पढ़ने वाले हो ना, जैसे आप यहाँ से शुरू करते हो एनसीईआरटी, तो आपको क्या है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये सब कहाँ से आ गया। बट अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ते हो जैसे मैंने आपको बताया, हर एक चीज जो मैंने बताई सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, तो काफी आसान हो जाएगा। इनफैक्ट अगर पहले ये वीडियो देखते हो और उसके बाद में यहाँ से भी एनसीईआरटी शुरू कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी आप सारी चीजें रिकलेक्ट कर पाओगे। यार वीडियो अच्छा लगा और चैप्टर आपके लिए आसान हो गया हो तो प्लीज शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी कर दो वीडियो को, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइस।